नमस्कार बच्चों। हमने भाषा से शुरू किया था, भाषा से लिपि में प्रवेश किया, देवनागरी लिपि का हम अध्ययन कर रहे थे। लिपि से फिर लिपि को सही ढंग से उपयोग में लाने के लिए जो नियमावली है वह व्याकरण है। हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए 4 विभागों में बांट लिया गया है। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कल पढ़ी थी अपन ने। कुल मिला के 44, 11 स्वर, 33 व्यंजन, वर्णों की उत्पत्ति का स्थान मतलब उच्चारण स्थान, कंठ से, तालु से, दंत से, होठ से, जिह्वा से और नासिका से, और कुछ जो हैं वो 2-2 के अवयवों से होते हैं। तो वो सारा अध्ययन हमने पिछले अध्याय में कर लिया। आज हम प्रवेश करते हैं शब्द विचार में। शब्द विचार, क्योंकि वर्ण से शब्द बनता है कि वर्णों के सार्थक समूह है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक वर्ण से भी शब्द रचना होती है और एक से अधिक वर्णों से अधिकतर शब्दों की रचना होती है। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक, सार्थक होना चाहिए, कहता पता ऐसे नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क भूत रे सार्थक शब्दों के ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे वर्ण को हम अक्षर कह देते हैं, अक्षर सब एक जैसे नहीं होते, तो शब्द भी एक जैसे नहीं होते। आप पढ़ते हैं हिंदी में कि शब्दों की अलग अलग रचना है, अलग अलग बनावट है, अलग अलग अर्थ हैं। तो इस प्रकार से शब्द का विस्तृत अध्ययन करने के लिए शब्द का वर्गीकरण किया गया कि हम शब्द को अच्छे ढंग से समझ सकें, और अच्छे ढंग से समझने के लिए शब्द को भी खंड में बांट लिया। जैसे हमने यहां 4 खंड में बांटा है। पहला, वे शब्द जिनका हम उत्पत्ति के आधार पर भेद करते हैं, क्योंकि एक जैसे शब्द नहीं होते ना, तो कुछ में उत्पत्ति के आधार पर भेद किया जाता है, कुछ शब्दों में रचना के आधार पर भेद किया जाता है, कुछ शब्दों में अर्थ के आधार पर भेद किया जाता है, और कुछ शब्दों में प्रयोग के आधार पर भेद किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। यह आपने शब्द के भेद के जो आधार हैं वो आपने अच्छी तरह से देख लिए, समझ लिए होंगे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्द के 4 भेद होते हैं। अब इन चारों भेदों में उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का हम अध्ययन करेंगे आज।
उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा होना। हाँ, कि ये पैदा कहाँ से हुआ, आया कहाँ से है, इसकी बनावट कहाँ हुई है, इस बात का हम करेंगे शब्द के बारे में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं बेटा। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। पहले 4 ही माने जाते थे, लेकिन अब ये वैश्वीकरण का अधिक प्रचलन होने के कारण एक 5वां शब्द और आ गया शब्द का भेद, और वो है संकर। तो आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। याद रहेगा, नोट कीजिए आप। अब सबसे पहले हम तत्सम का अध्ययन करेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम, उसके समान। तत् क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का शब्द इसलिए है कि हिंदी की जो जननी है, अर्थात हिंदी की माता है, हिंदी को पैदा करने वाली है, वो है अपनी देव भाषा संस्कृत। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो संस्कृत भाषा से निकले हुए होते हैं, और हिंदी में प्रयोग करते समय उनमें कोई बदलाव, अर्थात उसमें कोई काट छांटे नहीं होती। पारिभाषिक तौर पर हम देखेंगे तो तत्सम क्या है कि संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए बात को कि एक अपन जैसे कोई भी सामान लाए, उसको उपयोग में लेने से पहले उसमें काट छांट कर देते हैं, तो उसी प्रकार से शब्द आया, उस शब्द में कुछ बदलाव कर देते हैं, तो वो तो बदलाव हो गया। लेकिन बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में उपयोग करते समय कोई बदलाव नहीं किया जाता, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, वो जैसे हैं वैसे के वैसे हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, और इसलिए उनको तत्सम, उसके समान, जैसा संस्कृत में है उसी के समान हिंदी में, यह है तत्सम शब्द। दूसरे कि तत्सम शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते समय संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में उपयोग करते समय, प्रयोग करते समय उनके साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है, उनकी बनावट में बदलाव कर दिया जाता है, वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव, हाँ, कि पहले तो तत्सम, उसके समान, लेकिन अब स्थिति के समान हो गए हो, तो वो है आपके तद्भव। अब ये तद्भव और तत्सम दोनों शब्द हैं, मूल शब्द दोनों का एक ही है,
लेकिन उपयोग में लाते समय उनमें बदलाव कर दिया जाता है। जैसे संस्कृत में कान को कर्ण कहते हैं और हिंदी में भी उसको कर्ण, लेकिन उसके साथ कर्ण से कान कर दिया गया। संस्कृत में घोड़ा गधा, गधा जो है उसको गृधप कहते हैं और यहाँ हम उसका दूसरा नाम कर दिया उसी के अनुरूप गधा। चंद्र का चांद बना दिया। तो ये क्या है? कहने का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत के उन तत्सम शब्दों को हिंदी में उपयोग करते समय उनकी रचना में बदलाव कर दिया जाता है तो वो तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। यही बात है इसमें, तत्सम में और तद्भव में, इनमें वर्तनी में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, बनावट में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कक्षा 10 की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, 9 में पूछ लिए जाते हैं, 8 में कि ये शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या है। तो इसलिए आपको तत्सम से तद्भव आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं बहुत सारे शब्द, उनको आपको याद करना है। जैसे उस्टर, उस्टर दे दिया जी। अब उस्टर आप नहीं समझते उस्टर क्या है, इसका तद्भव क्या होगा, तो आप जब अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे तो आपको उस्टर का ऊंट मिलेगा कि उस्टर ऊंट है। अब आगे चलते हैं हम, तत्सम तद्भव हो गए। तीसरा जो है शब्द का रूप, वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति जानते हो मतलब कहां से आए, संस्कृत से आए, तद्भव तत्सम हो गए, उसमें कुछ बदलाव हो गया, काम में लेते समय या रास्ते में हो गया तो तद्भव हो गया। अब दूसरे जो हिंदी में शब्द हैं वो शब्द अपन ने चर्चा की थी, जब भाषा की चर्चा कर रहे थे अपन, तो भाषा में बोलियां हैं बेटा, बोलियों की चर्चा की थी। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, मागधी है, मैथिली है, गढ़वाड़ी है, कुमाऊनी है। तो इन बोलियों के, इन उपभाषाओं के कुछ शब्द जिनका हिंदी साहित्य में उपयोग किया जाने लग गया, जो संस्कृत से नहीं है, वो इन बोली भाषाओं से हैं, इन अलग अलग क्षेत्रों से हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के कुछ शब्दों को हमने हिंदी में काम लेना शुरू कर दिया। अब जिनमें कुछ शब्द तो क्या है कि अपने बोलने के सहूलियत से, जो बोलने में आसान हो, कि यह शब्द बन गया और उसका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया, तो उनको बोलते हैं अपनी गढ़न से बने शब्द। अपाई बनाया, अपनी गढ़न, गढ़ना जानते हो ना, कि जो खुद ही निर्माण करता है, अपनी गढ़न से बने शब्द हैं। उन शब्दों को जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को हमने हिंदी में काम में लेना शुरू कर दिया, और इसलिए उनको हमने कहा देशज गढ़न से बने हुए शब्द। जैसे लोटा है, परात है, चुटकी है, इत्यादि जो शब्द हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, और उन क्षेत्रीय भाषाओं को हमने हिंदी में जगह दे दी, इसलिए वो शब्द देशज कहलाए। अब उसी प्रकार से जैसे ये गढ़न हो गया। दूसरा द्रविड़ जाति, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में हिंदी नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये उनकी भाषाएं थी। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। अब कुछ, क्योंकि भारतवर्ष एक हो गया,
और संपूर्ण भारतवर्ष एक होने के कारण इनका एक केंद्र हो गया, केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो गई। समस्त राजकार्य वहां से संचालित होने लग गए। सरकार का जो मुख्य कार्य है, संसद है, वो दिल्ली में स्थापित हो गई। तो समस्त देश के लोग वहां पर आने लग गए। तो भारत की जो संपूर्ण संस्कृति है वो सारी की सारी संस्कृति दिल्ली में एकत्रित हो गई। दूसरी बात कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता मिल गई, कार्य की स्वतंत्रता हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। और अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता के कारण क्या हुआ कि उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाने लगा, दक्षिण का व्यक्ति पश्चिम में जाने लगा, पश्चिम का व्यक्ति पूर्व में जाने लगा। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक संस्कृति होती है और सामाजिक संस्कृति के कारण ही उनमें आपस में जब संस्कृतियों का मेल होता है, समन्वय होता है संस्कृति का, क्योंकि अपने भारत की तो ये विशेषता रही है कि विविधताओं का देश है, लेकिन विविधताओं में क्या है, एकता है। तो बहुत सारे जो दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली जिनको कहते हैं, दक्षिण भारत के लोगों की जाति द्रविड़ है, उत्तर भारत के लोगों को हम आर्य कह देते हैं, ऐसे कुछ बंटवारा है ये। तो द्रविड़ लोग जो है उनके कुछ शब्दों को हिंदी में काम में लिया जाने लग गया, झूका तू ही, और इसलिए उनको द्रविड़ जातियों से आए हुए शब्द कह देते हैं। अब आपने समझा कि मनगढ़ंत भाई अपने लोटा परात ये बनानी, चप्पल खुरपा ढोल, द्रविड़ जातियों से जैसे इडली डोसा चिकना, ये आपका द्रविड़ जातियों से हो गया। तीसरा कोल संथाल आदि से आए हुए, ये भी जातियां हैं कोल संथाल भी, कि बहुत सारे लोगों का क्या होता था, आज भी है, अब भी वर्तमान में आप देख रहे हैं। अगर आपको पहले से पूरे रूप पूर्णतया अगर ध्यान नहीं है तो अब आप देख रहे हैं इस एक महीने में कि लोगों का किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन होता है, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपना घर छोड़ के अपना शहर छोड़ देते हैं, जिला छोड़ देते हैं, अपना राज्य छोड़ देते हैं, दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो रोजगार के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण करते हैं, और स्थानांतरण करने के कारण अब उनकी अपनी एक बोली भाषा होती है, अपने रिवाज होते हैं, अपनी संस्कृति, अपना खान पान होता है। अब वो जो लोग जहाँ जाकर रहते हैं वहाँ अन्य क्षेत्रों के लोग भी आते हैं, अब उनकी भी अपनी संस्कृति होती है, उनके भी अपने रीति रिवाज होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये कोल संथालों के भी शब्द खूब काम में लिए गए अपने, मतलब महाराष्ट्र के लोगों के, बंगाल के लोगों के कोल संथाल उस क्षेत्र के लोगों को कहते हैं। तो उन लोगों के जो बोली भाषा के जो शब्द थे उनको भी हिंदी में जूकाती उपयोग किया गया और उन शब्दों को नाम दे दिया जी कोल संथालों से आए हुए शब्द। कुल मिला के कि कहीं से भी आए हो, चाहे वो गढ़वाल से आए हो, चाहे वो बाड़मेर से आए हो, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हो, चाहे वो तमिलनाडु से आए हो, जो शब्द जहां से आया और हिंदी की शब्दकोश में, हिंदी की शब्दावली में उसने अपना स्थान पा लिया बिना किसी बदलाव के, वो देशी शब्द कहलाया। देशी विदेशी तो आप जानते हैं। अब अगला जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है वो है विदेशी। विदेशी, विदेशी का मतलब विदेश है, दूसरा देश का। हाँ, अब भारत अति प्राचीन देश है,
भारत की सांस्कृतिक परंपरा बड़ी पुरानी है। भारत का स्वभाव जो है वो सबसे अलग है, वसुधैव कुटुंबकम। और यह वसुधैव कुटुंबकम की जो वेदों की परंपरा है, आर्यों की अपनी एक विशेषता थी ये वसुधैव कुटुंबकम, कि भारत का आदमी, भारत का व्यक्ति पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। कुटुंब जानते हो ना आप, अपना समाज मानता है। और भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि कोई हमारे यहाँ आए, उसका हम सत्कार करें। और अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब मेहमान, अतिथि का आतिथ्य करना हमारा एक परम सौभाग्य मानते हैं हम। बड़े सहर्ष होते हैं कि कोई अतिथि आया, उसका हम आतिथ्य करें, मतलब मेहमानबाजी करें। तो उसी प्रकार से कि भारत में संपन्नता थी। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। वो गाना है कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया, करती रोज बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो भारत में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। और जहां संपन्नता होती है, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जहां बाहर से आने में कोई रोक टोक नहीं होती, वहां लोगों का आना बदस्तूर जारी रहता है। तो प्रारंभ से ही लोगों का भारत में आना जारी रहा। अनेक नाविक यहाँ आए, जिनमें कोलंबस की यात्रा का हम अध्ययन करते हैं कि वो आया तो भारत के लिए था, स्पेन से चल के पहुंच गया अमेरिका। वास्को डी गामा आया था, जो कालीकट बंदरगाह से होते हुए भारत में पहुंचा। और जो मरुस्थलीय मार्ग, जो थल मार्ग अपना था अरब के देशों से, इनसे तो हमारा बहुत पुरानी सदियों से ही संपर्क रहा है। भारत का व्यापार सदियों से होता रहा और इसीलिए भारत की संस्कृति, भारत की आंतरिक विशेषता बाहर जाती रहती थी। और यहाँ के संपन्नता से आकर्षित होकर लोग यहाँ व्यापार करने के लिए, रोजगार पाने के लिए आने लगे। अब वो भी अपनी संस्कृति लेके आए, उनकी भी अपनी बोली भाषा थी। अब वो यहाँ आए, यहाँ अब कुछ लोग तो आए वापस जल्दी चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग आए जो यहाँ के ही बन के रह गए। यहाँ निवास कर लिया उन्होंने, यहाँ बस के रह गए। अब निवास कर लिया, बस के रह गए, तो फिर उनकी संस्कृति तो यहाँ हिलनी मिलनी ही थी। क्योंकि संस्कृति और सुगंध एक जैसी चीज होती है बेटा, कि हम किसी पुष्प को लाके रख देते हैं और उसको चाहे हम बंद कमरे में क्यों ना बंद कर दें, लेकिन उसकी महक चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार से दुर्गंध फैल जाती है। तो यही संस्कृति की है कि व्यक्ति कहीं आएगा तो वो अपनी संस्कृति का जरूर प्रचार प्रसार करेगा, वो छुपाए से छुपती नहीं। तो भारत में अनेक देशों के लोग यहाँ आए और उनकी बोली भाषा यहाँ की बोली भाषा में समाहित हो गई। कि सबसे पहले भारत में अरब से लोग आए थे, अरब से अपना व्यापार था। अरब से व्यापार होने के कारण अरबी लोग यहाँ आते। अब उनमें से कुछ यहाँ रहने लग गए, तुर्कों का आक्रमण हुआ, कुछ लूटपाट करके चले गए और कुछ यहाँ रुक गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य बनाना भी शुरू कर दिया।
अब जब साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया तो उनके त्योहार, उत्सव, शादी समारोह है, ये भी बड़ी धूमधाम से यहाँ होने लग गए। तुर्कों के बाद यहाँ डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से बहुत सारे देशों के लोग, बहुत सारे क्षेत्रों के लोग यहाँ आए, रहे और यहाँ बस के रह गए। आज भी भारत में बहुत सारे विदेशी परिवार हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको यहाँ नागरिकता दी हुई है। हमारे संसद में उनके लिए 2 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं एंग्लो इंडियन के लिए। तो इस प्रकार उनकी भाषा को भी अपने हिंदी भाषा में समाहित हो गए। जैसे अंग्रेजी के शब्द का उपयोग होने लगे, अरबी के प्रयोग होने लगे, फारसी, उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, चीनी, डच, जर्मनी, तिब्बती, रूसी, यूनानी। कहने का कि बहुत सारे देशों के लोग यहाँ आए, वो यहाँ आकर रहे और उनके अपनी भाषा के शब्दों को हिंदी में जगह मिल गई, उनको हमने विदेशी शब्द कहा। तो यह हुआ आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब अंग्रेजी शब्द क्या है, अरबी शब्द क्या है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया। आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्द दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकेंगे, अन्यथा तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार आपने पढ़ लिया कि शब्द के 4 भेद होते हैं जी, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार। और उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हम कर सकते हैं, जिनमें से 5वां है आपका संकर। विदेशी चौथा ही था, 5वां है संकर। संकर का मतलब कि कुछ शब्द ऐसे हैं अपने जो न तो पूरी तरह अंग्रेजी है, ना पूरी तरह फ्रांसीसी है, ना कोई फारसी है, ना वो हिंदी के हैं, ना ही वो संस्कृत के हैं। तो वो बनाए हुए शब्द हैं और बनाए हुए जो शब्द हैं वो अपने बोलचाल की भाषा में काम आने लग गए। जैसे वर्षगांठ का शब्द है, बहुत उपयोग में लिया जाता है वर्षगांठ, जिसको दूसरे शब्दों में सालगिरह बोल देते हैं। अब सालगिरह, वर्षगांठ। अब वर्ष दूसरी भाषा का शब्द है, गांठ दूसरी भाषा का शब्द है। मतलब वर्ष जो है वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का शब्द है। तो उसी प्रकार से अन्य शब्द भी बहुत सारे शब्द बने, जैसे बेआब। अब बेआब, बे जो उपसर्ग है, बे का मतलब, बे तो फारसी का शब्द है, बे आब। अब आप क्या हो गया, अरबी का शब्द है बेआब। हाँ, तो इसी प्रकार से उड़न तस्तरी है आपकी। अब उड़न हिंदी का है और तस्तरी फारसी। हाँ, तो ये बात है जी। आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद याद रखने हैं। तत्सम, तद्भव, किस तत्सम से क्या तद्भव उपयोग में लिया जा रहा है आजकल, कौन कौन सी विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में जगह मिल रही है, कौन से संकर शब्द हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं। ये शब्द आपको इस अध्याय से याद करने हैं जी। हाँ, कल हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद।